रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। और तू हमें ललकार रहा है इतने से राज्य के टकले। पाकिस्तान चले जाओ, मैं आधा कहूंगा आधा तुमने कहना। ए योगी, ये मुल्क तेरे, ये मुल्क तेरे। आधा मेरे ऊपर करो, आधा उधर करो। इनकी कामयाबी हिंदुस्तान में पूरी तरीके से राजनीति बदल देगी। मैं वो मंज़र तस्वर कर रहा हूँ जब पार्लियामेंट का पहला दिन लोकसभा में इंशाअल्लाह 5वीं मर्तबा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दाखिल होंगे। उनके पीछे मेरे भाई अख्तरुल ईमान साहब दाखिल होंगे और उन्हीं के पीछे जब मेरा दूसरा भाई राना भी अंदर आएगा लोकसभा में, तो मैं वो तस्वर कर रहा हूँ कि मोदी और अमित शाह के चेहरे उस वक्त कैसे हो गए और ये आपस में पूछ लेंगे, अरे बाप रे ये कहाँ से आ गया है। और वो भी मजलिस के तरफ से। भाइयों, मैं महाराष्ट्र से चलकर आया हूँ, आप लोगों को सलाम करने के लिए आया हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, लोग समझेंगे कि वहाँ पर भाजपा की हुकूमत है, कोई कहेगा कि वहाँ पर शिवसेना की हुकूमत है। बम्बई अगर सही मायनों में कोई चलाता है तो वह मेरा बिहार का नौजवान चलाता है। इसीलिए जब आपके बारे में ये कहा जाता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में ये कहा जाता है, सुबह आते वक्त किसी ने मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भेजा जिसमें वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, कटोरा उठाओ और यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। काम की बात करने से पहले योगी, पहले तेरा हिसाब चुकाता करता हूँ। ढाका के नौजवानों की तरफ से, ढाका के तमाम मुसलमानों के, दलितों के, राजपूत समाज के, सिखों के, क्रिश्चियंस के, सभी जाति धर्म के लोगों की तरफ से योगी आदित्यनाथ एक बात कान खोलकर सुन ले। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, ये मुल्क जितना दलितों का है, ये मुल्क जितना राजपूतों का है, जितना सिखों का है, उतना ही मुसलमानों का है। और तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में अब सुन, और तुम भी सुनो। करो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। तो मुझे कहता है ये जमीन मेरी है, इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हैं। ये मुल्क जब आजाद हुआ और हमारे पुरखों से जब पूछा गया कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, हमारे पुरखों ने यह कहा कि इस जमीन में हम पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी की खुराक हम बनेंगे, इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे।
और तू हमें ललकार रहा है। इतने से राज्य के टकले पाकिस्तान चले जाओ, मैं आधा कहूंगा आधा तुमने कहना। ए योगी, ये मुल्क तेरे, ये मुल्क तेरे, आधा मेरे ऊपर करो आधा उधर करो। नहीं तो बैठे हुए हैं लालू के अंटर पंटर आ जाएंगे कि योगी को गाली दिया, मैंने नहीं दिया, आधा मैंने दिया आधा इन्होंने दिया, घंटा मिलता तुम्हारे को। नहीं तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण करके गया। मैं क्या करा, मैंने आधा करा, मैंने सुनो, अब सुन लो आधा मैं। ये मुल्क तेरे, इतना बोलने पे कुछ होता? आदिल भाई लॉयर है, कुछ होता? आप वकील है, अगर कुछ करा तो उसको बोलना कि बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा तुझे, कुछ नहीं देने वाले हैं हम। अला दिक्कत ये हो गई है, जो आ रहा है समझ रहे हैं हुकूमत है तो कुछ भी बोल लेंगे। एक बात सुन लो, हम जब तक शरीफ है तो बड़े शरीफ है। हाँ, शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना, हम जरा से शरीफ क्या हुआ, सारी दुनिया घुसा दो अंदर ही, घुसा दो पूरा कैमरा हमारे अंदर। अब जितना बोलना है हम बराबर बोल के चले जाते हैं, और ये मीडिया वाले रिवाइंड फॉरवर्ड करके ढूंढते रहते हैं कहाँ पे कहीं मिलता क्या, केस बनता है क्या करके, कहीं नहीं बनता। हमको समझ में आ गया है और हमने इनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना दिया है, ऐसा रिश्ता बनाया है, अगर हम यहाँ पे गूंगे बनकर भी अगर खड़े रहे, हम उनको सिर्फ इशारा करें, करके बताओ, समझ में आ गया उनको कि 25 तारीख के दिन उनको सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाने की है करके। मैं कल रात में आप ही के इलाके से गुजर रहा था, सामने किसी और कैंडिडेट की एक रैली जा रही थी, गाड़ियों में लोग बैठे हुए थे, उसमें कुछ मुसलमान भी नज़र आए मुझे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें गाड़ी से खींचकर उनसे एक सवाल करूं कि कब तक ऐरे गैरों की दलाली करते रहोगे, कब तक ऐरे गैरों के तलवे चाटते रहोगे। इतने सालों तक, 75 सालों तक हमने क्या किया, महफिलें उनकी सस्ती थी, हमारा काम क्या था, तो हम सामने आकर बैठते थे, सारी नेता मंडली स्टेज के ऊपर बैठे रहती थी। हमने क्या काम किया 75 साल, जिस तरह शादी की बारात जो निकलती है, दूल्हा कभी लालू बनता था, कभी नीतीश बनता था, कभी शरद पवार बनता था, कभी राहुल गांधी बनता था, 10 साल से मोदी बना हुआ है। और हमारा काम क्या था, हम बारातियों की तरह इनके घोड़ी के सामने नाचना। लेकिन असद साहब ने अब एक पैगाम भेजा है कि बहुत हो गया हमारा, अब घोड़ी भी हमारी होगी, दूल्हे भी हम ही बनेंगे। इस बार दूल्हा किसको बनाना है? राणा भाई शादी हुई भी है ना, यही ससुराल है, यही ससुराल है, ढाका की ससुराल है। भाभी जी मैं प्रणाम, मैं माफ़ी के साथ आपको ये कह रहा हूँ, दूल्हा मतलब सही दूल्हा नहीं बनाना है, इन्हें सिर्फ घोड़ी पर चढ़ाकर इन्हें दिल्ली तक पहुँचाने का है करके। नहीं तो घर में जाते ही राणा साहब भाभी लड़ना शुरू कर डालेंगी, ये कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लिए हो जी, दूसरी शादी करने की बात कर रहे हो ये। हम ऐरे गैरों के लिए अब नहीं, इतने सालों तक कभी लालू, कभी भालू, कभी नीतीश,
कैसे कैसों को हमने अपनाया है। 25 तारीख के दिन जब जाओगे, ये मत सोचना यहां का उम्मीदवार कौन है। राणा भाई के अंदर आप असदुद्दीन अवैसी साहब को देखना और उस दिन मोहर लगाना असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम के ऊपर। उसमें दोस्तों, ये अगर ताकत तुम नहीं देगे तो आज इस मुल्क के हालात, हर चीज, हर डिपार्टमेंट, हर एक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी ईडी से डराओ, कभी इनकम टैक्स से डराओ, कभी पुलिस से, कभी सीबीआई से, कभी एनआईए से डराओ। पूरी तरह से मीडिया को खरीद लिया गया है। हमारी जबान, हमारे मुद्दे कोई उठाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर जब खड़े रहते हैं और बोलते हैं, जिस दिन असद साहब का बोलने का वक्त आता है, अख्तर भाई, कई मर्तबा मैंने, राजद के भी एमपी मेरे पास आते हैं, जेडीयू के भी एमपी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, और हद तो यह है कि बीजेपी वाले भी आकर मुझसे पूछते हैं, आज बोलेंगे साहब, आज बोलेंगे? तो हाँ बोलेंगे। आज काय पे बोलेंगे? मैं बोला आज बोलेंगे कम, तुम्हारी बजाएंगे ज्यादा। बैठो, सुनो, बहुत मजा आने वाला है। कैसा धुलाई करते हैं करके। अकेला बहुत हिम्मत लगती है मेरे भाइयों, बहुत हिम्मत लगती है कि 543 का ऐवान, उस ऐवान के अंदर अकेला अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पिछले 20 सालों से तुम्हारी आवाज बनकर तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं सोचता था कि आखिर असद साहब को हिम्मत कहां से मिलती है। अकेले इतने बड़े ऐवान के अंदर आपको जब देखता हूं तो मुझे यह एहसास होता है असदुद्दीन अवैसी साहब को यह हिम्मत यहां से मिलती है मेरे भाइयों, यहां से मिलती है। तुम यहां पर राणा को ताकत दो, असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर और डट कर खड़े रहेगा। तुम यहां पर राणा को जिता कर लेकर आओ, यह जीत राणा की नहीं होगी, असदुद्दीन अवैसी के उन ख्वाबों की ताबीर होगी जो पिछले 20 साल से देखते आए हैं। सारी कोशिशें चल रही है, नहीं मजलिस ने नहीं जीतना चाहिए, मजलिस यहां पर अपने कदम नहीं जमाना चाहिए। जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ मुसलमानों की जमात है, इनका सिर्फ एक एमपी हैदराबाद से है। कई सारे लीडर महाराष्ट्र में आकर बड़े बड़े भाषण ठोकते थे। जब एमआईएम मजलिस महाराष्ट्र के अंदर आई, कहते थे कि ये इकलौता एक एमपी है, जिंदगी भर एक ही रहेगा। उन्हें क्या मालूम था कि यहाँ के नौजवान बुजुर्ग, मेरी माएं और बहनें मुझे वोट नहीं दिए, लेकिन मेरी कामयाबी के लिए अल्लाह के सामने सिजदे किए थे, जिसकी वजह से आज असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले नहीं बैठते हैं, उनका भाई इम्तियाज जलील भी जाकर उनके साथ बैठता है। और नतीजा क्या हो गया, जब असद साहब जब भी खड़े रहते थे तो कोई तो भी एक चिल्लर खड़ा हो जाता था, कोई तो भी चिल्लर खड़ा रह के कुछ तो भी बोलता था। अब असद साहब जब बोलते हैं तो उनका भाई पीछे जाकर बैठता है, और कोई भी पाकी पिंगा खड़ा हो जाता है कुछ बोलने के लिए तो उनका असद भाई का भाई पीछे से बता रहे चल बैठ रहे बैठ। बस यही तकलीफ। बोले एक था वो इतना बोलता था, ये दूसरा आया ये भी बहुत बोलता है। अब उनको ये क्या मालूम है कि तीसरा जो किशनगंज से आने वाला है वो कितना बोलता है। आज ये कहा जा रहा है ना, मोदी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के बोल दिए
कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनके दल अब की बार 400 पार। अरे अच्छा 400, हमें 400, 200, 300 नहीं चाहिए। असदुद्दीन अवैसी, अख्तरुल ईमान, राणा रणजीत सिंह, इम्तियाज जलील, अरे हम 4 भी चले गए तो तुम्हारे 400 पर भारी पड़ जाएंगे। कभी भी गूंगे मुक्के नहीं है, डट कर। मेरे कायद ने अगर कुछ सिखाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो इस मुल्क के नौजवानों को यह सिखाया है कि सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना सीखो। मेरे भाइयों, यह दौर तुम्हें डराने का है, तुम्हें घबराने का है। कोई भी आएगा तुम्हारे बारे में, तुम यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, कटोरा उठाओ। मेरे भाई, आप ये समझ लीजिए, राणा रणजीत सिंह की ये सीट हमारे लिए, इस मुल्क की सियासत के लिए क्या मायने रखती है। ये एक सीट हिंदुस्तान की सियासत बदल देगी। जिस पार्टी के बारे में लोग अलग अलग नजर से देखते हैं, मैं राणा साहब आपके अंदर सांसद से ज्यादा आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक नेशनल लीडर की हैसियत से मैं आपको देख रहा हूं। मैं इनके समाज के तमाम लोगों से, राजपूत समाज का हमारा एक गहरा रिश्ता है, दलित समाज हमारे साथ पूरी ताकत के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी जीत महाराष्ट्र के अंदर जब सभी कहते थे कि यह जीत नहीं सकता, तो चट्टान की तरह पूरा दलित समाज मेरे साथ खड़ा हुआ था। चट्टान की तरह आज हिंदू समाज के भाई हो, वो भी पूरी ताकत के साथ यहां पर मेरे लिए खड़े हुए। कभी किसी ने सोचा नहीं था, शिवसेना वाले 20 साल से लगातार मेरे शहर में 20 साल से सांसद उनका, विधायक उनका, नगर पालिका, नगर परिषद सब उनकी। जब हम मैदान में खड़े हुए तो हमको लोगों ने वही इल्जाम लगाया कि ये नहीं, ये तो वोट काटने के लिए आए हैं, ये सिर्फ वोट काटेंगे, भाजपा शिवसेना बड़ी आसानी से अब जीत कर आएगी। हमने अपने नौजवानों से कहा, इतने साल तक किसको वोट देते आए हैं? किसी ने कहा हम कांग्रेस को दे रहे, किसी ने कहा हम शरद पवार की एनसीपी को दे रहे। मैंने कहा क्या वजह है कि तुम वोट दे रहे कांग्रेस को, एनसीपी को, जीतकर कौन आ रहा है? जीतकर शिवसेना आ रही है। मैंने कहा एक बार एक मुट्ठी बन जाओ, एक ताकत बन जाओ। मैंने लोगों से कहा अगर 3 लाख वोट लेकर इम्तियाज जलील अगर हारता भी है तो उस हार में भी मेरी जीत रहेगी, क्योंकि 3 लाख लोगों को मुत्तहिद करने का मैंने काम किया है। मैंने अपने नौजवानों से कहा, ऐसी थे जोश भरे तुम्हारे जैसे, मैंने कहा एक बार धक्का लगाओ तो सही। ऐसा धक्का लगाए, 3 लाख तो दूर की बात, 4 लाख वोट दिलाए। शिवसेना के भगवे झंडे को हमने हटाया और वहां पे मजलिस के झंडे को हमने लहराए। वहां पे एक नेता आया, बोला ये एक्सीडेंट जीत गया, ऐसी अब नहीं जीतता। मैंने उसको वादा किया हूं 4 तारीख के दिन
जब नतीजे निकलेंगे इंशाअल्लाह 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 हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न मेरे औरंगाबाद शहर के अंदर मैं मनाऊंगा। और उस जश्न के अंदर मेरे हरे झंडे अगर नज़र आएंगे तो उसी जलसे में, उसी जुलूस में भगवे झंडे, नीले झंडे और पीले झंडे भी नज़र आएंगे, क्योंकि ये मेरे मुल्क की खूबसूरती है। मैं आज आफ्ताब साहब के बाजू ज़रा नज़र दौड़ाइए। हमारे सीनियर कायद है आफ्ताब साहब, उनके बाजू कौन बैठा है? एक मंदिर के पुजारी स्वामी, हमारा हिंदू भाई। इस स्टेज के ऊपर आपको दलित समाज के लोग मिलेंगे, राजपूत समाज के लोग मिलेंगे। दोस्तों, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। यही खूबसूरती है जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से आज तक हम अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के हो गए, लेकिन मेरे में, राणा साहब में, वो महाराज के अंदर, अगर हम तीनों के अंदर कोई एक बात कॉमन है तो वो हिंदू हो गए, ये राजपूत हो गए, मैं मुसलमान होगा, लेकिन हम तीनों को गर्व इस बात का है कि हम गर्व से हिंदुस्तानी कहते हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, ये मुल्क हमारा है, इस बात का फख्र है हमें। लेकिन आज मेरे कायद को रोकने के लिए कैसी कैसी साजिशें की जा रही है। राणा भाई ने आपको बताया। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी ने कहीं जाना नहीं चाहिए, कहीं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए, इन्होंने इलेक्शन के अंदर कोई हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। जैसे ही हम अपने उम्मीदवार उतारते हैं, मीडिया में फिर शुरू हो जाता है, भाजपा जीतेगी, ये बी टीम, ये सी टीम। 2019 के अंदर 543 में से मजलिस ने महज 3 सीटें लड़ी थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एक हैदराबाद असद साहब जीते, आपका भाई इम्तियाज जलील औरंगाबाद से जीता, और तीसरी सीट अख्तरुल ईमान साहब की 3 लाख से ज्यादा वोट लेकर हासिल करके दूसरे नंबर के ऊपर रहे थे। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस बार अख्तरुल ईमान साहब भी हमारे साथ पार्लियामेंट के अंदर जरूर पहुंचे। मेरे भाइयों, आप दुआ करिए अख्तरुल ईमान साहब के लिए, और उसी दुआ में आप राणा रंजीत साहब के लिए भी दुआ करिएगा कि वो भी वहां पर हमारे साथ पहुंचे। एक सीट क्या बदलाव ला सकती है इस मुल्क के अंदर। असदुद्दीन अवैसी साहब को यहां पर आने से, मैं अभी आदिल साहब के साथ गाड़ी में आ रहा था, रास्ता भर वो कभी डीएम से बात कर रहे, कभी दूसरे अधिकारियों से बात कर रहे कि असद साहब को आने क्यों नहीं दिया जा रहा है। उन्हें जिस जगह के ऊपर जलसा लेना है वहां जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही है। हुकूमत का दबाव है कि असद साहब का जहां वो चाह रहे हैं जलसा नहीं होना चाहिए, परमिशन नहीं दी जा रही है, हर एक को दी जाती है। असद साहब की ये तकलीफें जब मैं देखता हूं कि कैसी रुकावटें उनके सामने आ रही है, हर मुश्किल से लड़ रहा हूं, बस यही सोचकर धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करते। एक अकेला आदमी हैदराबाद से अपने कारवां लेकर शुरू किया था। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हम सिपाही की हैसियत से उन्होंने जो एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब की ताबीर करने के लिए हम पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। और यकीन मानिए, मैं समझता हूं
और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, राणा साहब, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके और आपके समाज को एक पैगाम देना चाहता हूं कि अल्लाह ने चाहा इम्तियाज जलील जीते, अख्तरुल ईमान साहब जीते, लेकिन हम दोनों के जीतने से ज्यादा अगर असदुद्दीन अवैसी साहब को किसी की जीत की खुशी होगी तो राणा रंजीत साहब तुम्हारे जीत की खुशी होगी उसमें, क्योंकि हमारे ऊपर जो धब्बा लगा हुआ है, हमारे ऊपर जो बार बार कीचड़ फेंका जाता है, फेंकने वाले कौन? हमारे ही अपने लोग, हमारे ही अपने लोग जो अगले 2 दिनों तक आपके बीच में आएंगे आपका मन बनाने के लिए, आपका जहन बनाने के लिए कि नहीं इनको वोट दिए तो किसी और का फायदा होता है। यही सोच लेकर 2019 के अंदर पूरे गणित हमारे जितने भी दल्लू दलाल नेता थे वो आते थे और नौजवानों को बताते थे कि कैसे जीतेगा, जीत ही नहीं सकता है इम्तियाज जलील। मैं कहता था कि इम्तियाज जलील सिर्फ वोटों से नहीं जीतता है, तू जमीन पे हिसाब कर, मेरा हिसाब तो मेरा रब कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही हाल यहां पर भी हमें पता है। बहुत सारे मुसलमान लीडर तुम्हारी गलियों में आएंगे, होटलों में तुम्हें पकड़ेंगे, चौराहों पर तुम्हें पकड़ेंगे और कहेंगे कि नहीं, राणा रंजीत सिंह को वोट देना मतलब वोट बढ़ जाएगा। हमारे लिए कोई अपना नहीं है। जो भाजपा है वही राजद है, जो भाजपा है वही जेडीयू है, वही कांग्रेस है। हमारा अपना कोई अगर है तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है मेरे भाइयों। हमारा कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। तो जो भी आएंगे सबकी सुनो, वो जब उठ के जाने लगेगा तो उसको बोलो 75 सालों से मैं तेरी सुनते आया, उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे मुल्क से मेरी क़यादत ख़त्म हो चुकी है। 75 सालों तक तू बोलता था, अब तूने मुझे समझाया, अब एक बात सुन, अब मैं बोलूँगा और तुझे और तेरे बाप को भी सुनना पड़ेगा। और सुनना ये पड़ेगा कि इस बार 25 तारीख के दिन आपको जाना है। 9 नंबर की निशानी पतंग, राणा रंजीत सिंह हमारा भाई, इसको जिता कर लाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपसे जाते जाते बस इतना एक वादा लेकर जाना चाहता हूं। नतीजे के दिन तो मैं औरंगाबाद में रहूंगा, नतीजे के दिन तो अख्तर भाई किशनगंज के अंदर रहेंगे, आप लोग यहां पर रहेंगे। इम्तियाज जलील का सीना भी चौड़ा होना चाहिए, जहां पर मैं मीडिया वालों से कहूंगा कि मैं अपने भाइयों के बीच गया था भीख मांगने के लिए कि इस बार इत्तेहाद का सबूत दो और राणा रंजीत सिंह को जिता कर लेकर आओ करके। इसमें आप लोग मुझे एक वादा करेंगे, दोनों हाथ ऊंचा करके मुझे ये पैगाम देंगे कि आप लोग असद साहब से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं। बोलो, आप असद साहब से मोहब्बत करते हैं? करते हैं ना? तो इस चेहरे, आइए राणा साहब आगे आइए। ये मेरे लिए राणा रंजीत सिंह नहीं है, ये मेरे लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने चुना हुआ नुमाइंदा है। तो मैं चाहूंगा कि वोट डालते वक्त राणा रंजीत सिंह का चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने नहीं, बल्कि असदुद्दीन अवैसी का चेहरा सामने लाकर तुम्हें बटन दबाना है और मजलिस को कामयाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो और अगर आपकी तालियों की गूंज है तो 4 तारीख के दिन तो मैं यहाँ रहूंगा नहीं, लेकिन आपके बदौलत, आपकी तुफैल में, आपके जरिए ये जीत का हार आपकी तरफ से, क्या मैं राणा साहब को पहनाऊं? आज जोर से बोलिए, आज ये जीत का हार जोरदार तालियां बजाइए।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारी भी लाज रखिएगा, हमारा सर शर्म से झुकने मत दीजिएगा। आप लोगों की ताकत है कि जिसकी वजह से हम महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरी ताकत के साथ खड़े हुए अगर है तो सिर्फ आपकी ताकत की वजह से, हमें झुकने मत दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।